ये सेकंड पार्ट में हम ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का टू सैंपल्स के लिए जो है टेस्ट करते हैं, या डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके इसको हल करते हैं जब सैंपल्स आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से हमने बनाई है कि इट इज़ क्लेम्ड दैट डिपार्टमेंटल स्टोर इन फैसलाबाद हैज़ लेस सेल एज कम्पेयर टू स्टोर्स इन लाहौर। कि लाहौर में जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो ज़्यादा अर्न करते हैं फैसलाबाद के डिपार्टमेंटल स्टोर्स के मुकाबले में। तो इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए आपने लाहौर से 15 जो है डिपार्टमेंटल स्टोर का सैंपल ले लिया और फैसलाबाद से 10 स्टोर्स का जो है वो सैंपल ले लिया, और फैसलाबाद का जो सैंपल साइज था उसको आपने N1 कह दिया, लाहौर से जो सैंपल लिया था उसको N2 कह दिया। अब उनका जो 10 का सैंपल लिया था उनसे उनकी एवरेज सेल आपने पूछी, तो एवरेज सेल जो फैसलाबाद की थी वो 80,000 पर डे थी, या आप कह सकते हैं कि सैंपल था, सैंपल की एवरेज क्या कहलाती है एक्स बार, तो एक्स बार 1 कह देंगे कि 80,000 है, और तो 0 साथ लगा दें कि 80,000। और लाहौर की जो सेल थी एवरेज सेल उसको एक्स बार 2 कह दें, दूसरे सैंपल की सेल है ये 100,000 है। स्टैंडर्ड एविएशन जो है फैसलाबाद की वो 20 है और लाहौर की स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो 30 है। अब स्टैंडर्ड एविएशन दो तरह की होती हैं, जैसे आपने आपको बताया कि एक स्मॉल एस वाली एक कैपिटल एस वाली। आमतौर पे टी टेस्ट में वो स्मॉल एस वाली देते हैं, और स्मॉल एस वाली स्टैंडर्ड एविएशन या वेरिएंस को अनबायस्ड कहा जाता है, जबकि कैपिटल एस वाली जो है स्टैंडर्ड एविएशन हो या वेरिएंस हो उसको बायस्ड कहा जाता है। अगर उसने बायस्ड या अनबायस्ड का जिक्र किया हुआ हो तो उस हिसाब से आपने वो लिखनी है, अगर ना कोई जिक्र किया गया हो तो उसको आप स्मॉल ही समझें कि जो स्मॉल S1 है फैसलाबाद के लिए, स्मॉल S2 जो है स्टैंडर्ड एविएशन S होती है, वेरिएंस दिया होता है तो S स्केयर होता है, कि ये आपके अनबायस्ड स्टैंडर्ड एविएशन होती हैं S1 एंड स्मॉल S2। अगर कैपिटल S1 S2 होता तो ये बायस्ड स्टैंडर्ड एविएशन होती हैं। और फर्क क्या पड़ना था, SP का फार्मूला बनाते वक्त अगर यहाँ कैपिटल S हो तो N-1 नहीं साथ लिखते, यहाँ भी N2-1 नहीं लिखना था, N1 N2 लिख देना था कैपिटल S स्क्वायर के साथ। अगर स्मॉल s हो तो साथ N-1 लिखा जाता जब SP की वैल्यू आपने निकालनी होती। तो ये डाटा आपको दिया गया है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सवाल है, और इसमें पहले आप ये देखेंगे कि सिंगल पॉपुलेशन है या टू पॉपुलेशन है। तो यहाँ आसानी से आपको पता चलता है कि दो पॉपुलेशन हैं, एक जो स्टोर लाहौर में है, एक स्टोर वो जो फैसलाबाद में है। तो टू पॉपुलेशंस का आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो दोनों पॉपुलेशन से आपने सैंपल लिए हैं। लाहौर वाली पॉपुलेशन से 15 डिपार्टमेंटल स्टोर का सैंपल लिया, फैसलाबाद में जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स की पॉपुलेशन थी उससे 10 डिपार्टमेंटल स्टोर का आपने सैंपल लिया है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये तो पता चल गया कि टू मीन्स हैं या टू पॉपुलेशंस हैं, तो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन वाला क्वेश्चन जो है वो हमने करना है। और सैंपल साइज भी आपके पास छोटा है कि 10 का है, एक 15 का है, तो जाहिर है कि यहाँ टी टेस्ट अप्लाई होगा। और पॉपुलेशन के वेरिएंस भी नहीं गिवन, सैंपल की स्टैंडर्ड एविएशन आपको दी गई है। तो दो कंडीशंस आपको बताई थी कि सैंपल साइज छोटे हों और पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन हो तो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन से ही हमें पता चल गया कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हमारी टी इस्तेमाल होगी। और डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन हमने निकालना है कि दो पॉपुलेशन आपके पास आ गई, फैसलाबाद वाली और लाहौर वाली, कि डिपार्टमेंटल स्टोर फैसलाबाद के और लाहौर के। इसके अलावा
सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो है कि H0 और H अल्टरनेटिव बनाने का। अब 3 कैटेगरीज आपको बताई गई हैं। तीनों कैटेगरीज में देखें कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में फॉल करता है। कि क्लेम क्या किया गया है, इट इज क्लेम दैट डिपार्टमेंटल स्टोर इन फैसलाबाद हैज लेस सेल एज कंपेयर टू स्टोर्स इन लाहौर। कि फैसलाबाद, अगर आप फैसलाबाद के मीन को μ1 कहते हैं तो इसकी सेल लेस है लाहौर की सेल से, अगर उसके पॉपुलेशन मीन को आप μ2 कह देते हैं। तो ये आपका तीसरी कैटेगरी में आता है कि μ1 लेस देन μ2। μ1 फैसलाबाद की एवरेज सेल और μ2 लाहौर की एवरेज सेल। और नल हाइपोथेसिस इसके मुताबिक आप बना लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू μ2। ये आपका हाइपोथेसिस बन गया। हाइपोथेसिस बनने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। ये भी क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि 5% यूज 5% टेस्ट टू क्लेम टू टेस्ट द क्लेम। क्लेम को टेस्ट करने के लिए 5% अल्फा यूज कर लें। थर्ड स्टेप में आपने टी कैलकुलेटेड के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला लिखना होता है। ये क्या है कि टी कैलकुलेटेड बराबर किसके आएगी, x/1 माइनस x/2 SP 1/n1 1/n2। पहले सैंपल का 5, दूसरे सैंपल का 5 और अंडर रूट। SP जो है अंडर रूट से बाहर होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 n2 -2। n1 आपके पास 10 है, n2 15 है, -2 करेंगे तो ये 23 आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, जो आपने टेबल में वैल्यू देखते वक्त यूज करनी है। फोर्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन बनाते हैं, जिसे CR से भी बाहर कर देते हैं। क्रिटिकल रीजन बनाने के लिए आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस का साइन देखना पड़ता है। उसके मुताबिक आप डिसाइड करते हैं कि ये 1 टेल है या कि 2 टेल है और कौन सी वाली टेल इस्तेमाल करनी है। 2 टेल तब होता है जब नॉट इक्वल टू में अल्टरनेट हो, लेस देन ग्रेटर देन हो तो 1 टेल होता है। और 1 टेल के लिए जो है कि इसके मुताबिक आप बनाते हैं कि अल्फा की वैल्यू 1 टेल पे इस्तेमाल करते हैं। हमने ये लेफ्ट टेल पे इस्तेमाल किया है क्योंकि आपको पता है कि अगर लेस देन हो तो आप लेफ्ट टेल पे अल्फा लेते हैं, अगर ग्रेटर देन हो तो अल्फा जो है राइट टेल पे लिया जाता है। तो ये पॉइंट जो होगा ये टी अल्फा कहलाएगा क्योंकि 1 टेल है। तो टी अल्फा की वैल्यू जब हमने निकालनी है तो वो भी निकाल के देख सकते हैं। ये माइनस में होगा क्योंकि दरमियान में जहाँ 0 होता है इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इधर माइनस की वैल्यूज होती हैं। तो टी अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें टेबल का सहारा लेना पड़ता है। टेबल में इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है, जी वाला नहीं है बल्कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। इधर आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए होते हैं, जहां हमारे पास का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। तो 0.05 आपने 1 टेल में देखना है क्योंकि आपका लेस देन में है। तो 1 टेल में आप देखते हुए 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ जाएंगे। 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जहाँ जो थी 23 बन गई थी। यहाँ जो वैल्यू लाई कर रही होगी वो है 1.714। ये मैंने वैल्यू अलग से लिखी हुई है पहले से। तो ये टेबल से जब आपने टेबल से देख के लिखनी है 1.714। ये माइनस का होगा। इसका मतलब कि माइनस के 1.714 से
अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम आ जाती है तो हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अब 5वें स्टेप में देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी बनती है। ये वैल्यू निकालने के लिए आप कंप्यूटेशंस करते हैं कि फार्मूले के मुताबिक x बार 1 आपको चाहिए कि t कैलकुलेटेड निकालने के लिए x बार 1 आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ होगा सैंपल का मीन, पहले सैंपल का मीन 80, x बार 2 चाहिए दूसरे सैंपल का मीन 100, SP चाहिए। SP के लिए आपको फार्मूला मैंने बताया थे कि SP कैसे निकालते हैं, डाटा हो तो कैसे निकाला जाता है, अगर आपको S1 S2 दिए गए हो तो फिर कैसे निकाला जाता है। तो ये मैंने फार्मूला लिख के ये कैलकुलेशन की हुई है कि फार्मूले में SP निकालने के लिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है टी टेस्ट में आमतौर पे स्मॉल s1 और स्मॉल s2 की सूरत में दी गई होती है, और ये स्मॉल s1 s2 जो है अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशंस कहलाती हैं। अगर ये दी हो तो आपने यहाँ n1 -1 n2 -1 लिखना होता है। अगर यहाँ कैपिटल S1 या कैपिटल S2 दिए हुए हैं जिन्हें बायस्ड वेरिएंस कहते हैं आप, या बायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, तो फिर यहाँ आपने n-1 नहीं करना, सिर्फ n1 और n2 लिख देना होता है। यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि आपको स्मॉल s1 स्मॉल s2 दिए गए हैं, तो उनके हिसाब से आपने ये फार्मूला इस्तेमाल किया। इस फार्मूले में क्या है कि n1 10 था तो 10 - 1 किया तो 9 रह गया, और S1 जो है 20 है तो 20 का स्क्वायर आपने लेना है क्योंकि S1 का स्क्वायर है। इसी तरह S2 30 है तो 30 का स्क्वायर लेना है क्योंकि S2 का स्क्वायर यहाँ लिया गया है। तो n2 - 1 जो है 15 - 1 14 आ गया। ये स्क्वायर लेके 9 से ज़रब दी 13 600 आ गया। ये स्क्वायर लेके 14 से ज़रब दी तो 12 600 आ गया, और डिवाइडेड बाय n1 + n2 - 2 जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है उस पर डिवाइड कर दिया आपने, और एंड पे आपके पास SP की वैल्यू 26.54 आ गई अंडर रूट लेने के बाद। तो ये आपने इधर लिख दी 26.54 क्योंकि आपको पता है कि ये SP की जगह पे आपने वैल्यू लिख दी। आगे है 1/n1, n1 10 था, 1/n2 ये 15 था। इस सारे को जब आप हल कर लेंगे ये आ जाएगा 20 ओवर समथिंग आ जाएगा, 20 ओवर माइनस का 20 ओवर 10.88, या इसको आप लिख सकते हैं कि माइनस का 1.838, माइनस का 1.838 जो है टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इसको अब आपने 6 स्टेप में देखना है कि ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट। ये देखने के लिए आप देखेंगे अगर ये क्रिटिकल रीजन में आ रही है तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर ये क्रिटिकल रीजन में नहीं आती तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को। तो यहाँ हमने क्रिटिकल रीजन के लिए क्या लिखा हुआ है कि रिजेक्ट H0 व्हेन T calculated is less than -T alpha, कि -T alpha से अगर कम आ गई या 1.714 से कम आ गई तो आपने हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना था। ये माइनस का 1.838 आ रही है, तो अगर 1.74 यहाँ है, 714 यहाँ है, तो 1.8 जो है इससे भी पीछे आपके पास आ जाएगा, यहाँ कहीं वैल्यू ये आएगी और ये रिजेक्शन रीजन में आएगी और हाइपोथेसिस जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि रिजेक्ट H0, यहाँ H0 को आप रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अल्टरनेट हमें कहते हैं कि वाकई फैसलाबाद के जो मीन है वो कम है एज कम्पेयर टू मीन ऑफ लाहौर, क्योंकि μ2 आपने लाहौर के मीन को कहा था।
और μ1 जो है फैसलाबाद के पॉपुलेशन मीन को कहा था। तो इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन की मुकम्मल कर सकते हैं जब दोनों सैंपल आपके इंडिपेंडेंट हों, एक लाहौर से लिए गए एक फैसलाबाद से लिए गए। थैंक यू।